for the mapping of is a relation, single table mapping, joint table mapping, table per class mapping, के pros and cons, then उनकी implementation देखेंगे. Single table mapping. In this approach, objects of all the classes of a family are mapped to a single table. This table contains columns for the data member of each class of the family. An additional column called discriminator is used to identify which record of the table represents objects of which class of the family. समझते हैं. लिखेंगे let there be following family of classes. यहाँ पर देखेंगे पहली जो अप्रोच है वो ये कहती है कि आपकी फैमिली में जितनी भी क्लासेस हों उससे फर्क नहीं पड़ता है. आप एक टेबल केवल बनाएंगे, उस टेबल में ही सभी क्लास के ऑब्जेक्ट्स स्टोर होंगे. वो पूरी फैमिली के लिए क्लास होगी. अब उस टेबल में आपकी फैमिली में जितनी क्लासेस हैं सभी क्लासेस के डेटा मेंबर्स के लिए कॉलम होंगे. यहाँ पर मेरे पास 2 डेटा मेंबर यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं. यहाँ पर 6 कॉलम होंगे उन सारी चीज़ के लिए. एक एडिशनल कॉलम होगा जिसे डिस्क्रिमिनेटर कहा जाएगा. उसका नाम क्या होगा, उसका टाइप क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो सब हम मैपिंग से डिसाइड करेंगे. पहले उसका पर्पस समझते हैं. मेरे पास अगर EMP क्लास का ऑब्जेक्ट है वो भी मैं इसी में स्टोर करूंगा. स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है वो भी इसमें स्टोर करूंगा. अगर पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो वो भी इसी में स्टोर करूंगा. एक बार स्टोर होने के बाद मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा रिकॉर्ड किस क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है. उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिस्क्रिमिनेटर कॉलम यूज किया जाता है. मान के चलते हैं ये है फर्स्ट अप्रोच. इसमें हम अपनी तरफ से एक डिस्क्रिमिनेटर कॉलम मानेंगे. नाम हम डिसाइड करेंगे, टाइप हम डिसाइड करेंगे, वैल्यू हम डिसाइड करेंगे. हमने अज्यूम किया है कि पर्सन टाइप नाम का हमारे पास एक डिस्क्रिमिनेटर कॉलम है जो कि इंटीजर टाइप का है. पर्सन के लिए उसकी वैल्यू 1 रहेगी, EMP के लिए 2 रहेगी, स्टूडेंट के लिए 3 रहेगी. अब हमने अज्यूम किया कि ये हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं. ये 3 ऑब्जेक्ट इस टेबल में कुछ इस तरह से स्टोर होंगे. पर्सन के केस में केवल ये 2 कॉलम की वैल्यू से होगी, डिस्क्रिमिनेटर स्टोर होगा. एम्प्लॉय के केस में फर्स्ट 4 कॉलम में वैल्यू सेव होगी, डिस्क्रिमिनेटर स्टोर होगा. स्टूडेंट के केस में फर्स्ट 2 एंड देन बाद के 2 एंड देन डिस्क्रिमिनेटर. क्या बता रहे हैं? एक बार आपने इसमें किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट रख दिया, टेबल में एक क्लास के ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हैं कि एक से ज़्यादा के ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हैं? एक से ज़्यादा. एक बार हमने ऑब्जेक्ट स्टोर कर दिया, उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट
ये रिकॉर्ड किस क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है? सर आईडी से पता लगा सकते हैं। हाँ जी, आईडी से उसकी आईडी से। ईएमपी क्लास के ऑब्जेक्ट को अलग आईडी देंगे, स्टूडेंट को अलग आईडी देंगे। आईडी तो टेबल के लिए एक होगी, पूरी टेबल के लिए एक जनरेटर होगा, पूरी फैमिली के लिए एक जनरेटर होगा। हो गया? अब इस अप्रोच की एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करते हैं, लिखेंगे। द मेन एडवांटेज of this approach is performance. It provides best possible performance because Hibernate need to manage only one table for the whole family of classes. Limitations लिखेंगे। Disadvantages are: first, table is not normalized. अगर आपने DBMS थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ा हो तो नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज़ पढ़ी होगी। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म वगैरह। कौन सी नॉर्मल फॉर्म है ये टेबल? ये फर्स्ट में भी नहीं है, ये फर्स्ट में भी नहीं है भाई साहब। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये कहती है कि हर फील्ड की कोई वैल्यू होनी चाहिए, इसमें हर फील्ड की वैल्यू नहीं है। पहली समस्या ये है। इस समस्या की वजह से एक और समस्या आएगी, लिखेंगे। सेकंड, नोट नल कंस्ट्रेन कैन नॉट बी अप्लाइड on the columns which are mapped to the data members of subclasses, to the columns which are mapped to the data members of subclasses.
सब क्लासेस। क्या मतलब है इस बात का वो समझते हैं। मान के चलते हैं मैं एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट तब सेव कराना चाहता हूं जब उसके चारों फील्ड की वैल्यू पता हो, आईडी क्या है, नेम क्या है, जॉब क्या है, सैलरी क्या है। मीन्स विदाउट एम्प्टी जॉब या विदाउट एम्प्टी सैलरी मैं नहीं चाहता कि रिकॉर्ड इंसर्ट हो। उसके लिए मुझे जॉब और सैलरी पे नॉट नल कंस्ट्रेंट लगानी पड़ेगी। अगर ऐसा मैंने कर दिया ना तो पर्सन इंसर्ट होंगे ना फिर स्टूडेंट इंसर्ट होंगे, क्योंकि उनके पास तो जॉब और सैलरी नहीं होगी। सेम कॉन्सेप्ट मैं स्टूडेंट के साथ नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूँ कि जब तक स्टूडेंट का कोर्स और फी ना पता हो एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट सेव ना हो, नहीं किया जा सकता। समझ आ रही है बात। ये दो कमियां हैं इस अप्रोच की, जॉइंट टेबल अप्रोच। इन दिस केस सेपरेट टेबल इज क्रिएटेड, separate table is created for each class of the family. Each table contains columns only for the declared data members of the mapped class. Contains columns only for the declared data members of the mapped class. Tables of subclasses are joined to the superclass table by using the primary key of superclass table as foreign key, superclass table as foreign key in the subclass tables. जितनी क्लास हैं उतनी टेबल बनाएंगे। हर एक क्लास में दो तरह के डेटा मेंबर होते हैं, डिक्लेयर्ड और इनहेरिटेड। हर एक टेबल में केवल डिक्लेयर्ड डेटा मेंबर के लिए कॉलम बनेगा। जो सब क्लास की टेबल्स होंगी उनमें सुपर क्लास की प्राइमरी की एज ए फॉरेन की लाई जाएगी। वो प्राइमरी की फॉरेन की पे आपस में ज्वाइंट हो जाएंगी। इसमें दो डिक्लेयर्ड डेटा मेंबर, इसमें दो डिक्लेयर्ड डेटा मेंबर, इसमें दो डिक्लेयर्ड डेटा मेंबर, इसमें दो कॉलम, इसमें ये दो कॉलम, इसमें ये दो कॉलम। ये सब क्लास की टेबल्स थी तो उसकी प्राइमरी की यहाँ पे एज ए फॉरेन की लाके ज्वाइन करा दिया इन्हें। हो गया। एडवांटेजेस लिखेंगे इस अप्रोच की। टेबल्स आर नॉर्मलाइज्ड। सेकंड, नोट नल कंस्ट्रेंट can be applied on the columns mapped to the data members of subclasses. Disadvantage में लिखेंगे performance is degraded because multiple queries and joins are required. Multiple queries and joins are required to save, update, delete and load objects of subclasses. पिछले केस में एक टेबल थी, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट सेव होना हो एक इंसर्ट क्वेरी चलनी थी। अब अगर हम सब क्लासेस की बात करें, मुझे एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट सेव कराना है, कितनी इंसर्ट क्वेरी चलेंगी? एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट सेव कराना हो तो दो क्वेरी चलेंगी। एक रिकॉर्ड इंसर्ट होगा पर्सन टेबल में, फिर एक रिकॉर्ड इंसर्ट होगा ईएमपी टेबल में। डिलीट करना है एक एम्प्लॉय को, कितनी क्वेरी चलेंगी? दो डिलीट क्वेरी, क्योंकि दो टेबल से रिकॉर्ड डिलीट करना होगा। अपडेट करना है तो दो अपडेट क्वेरी चलेगी। लोड करना है तो पहले दो टेबल्स को ज्वाइन किया जाएगा तब एक ऑब्जेक्ट बनेगा। अच्छा समझ आ रही है। सिंगल टेबल मैपिंग, सॉरी टेबल पर क्लास मैपिंग। इन दिस अप्रोच सेपरेट टेबल इज क्रिएटेड फॉर ईच क्लास ऑफ द फैमिली। ईच टेबल कंटेन्स columns for declared as well as inherited data members. पिछली बार भी हर एक क्लास के लिए एक सेपरेट टेबल बनी थी, इस बार भी सेपरेट टेबल बनी है। अंतर यह है लास्ट अप्रोच में केवल डिक्लेयर्ड डेटा मेंबर्स के लिए कॉलम थे, इस बार डिक्लेयर्ड और इनहेरिटेड दोनों तरह के डेटा मेंबर्स के लिए कॉलम है। अगर आपको ये तीन क्लास दी जाती है और आपसे कहा जाता है इनके लिए टेबल बनाओ, तो आप ये अप्रोच फॉलो करते हैं, हर क्लास एक टेबल बना लेते हैं। हो गया। एडवांटेज में लिखेंगे दिस अप्रोच प्रोवाइड्स बेटर परफॉर्मेंस than
then the joint table approach. Better performance than the joint table approach, because in it only one table need to be managed for each class. That is, multiple queries and joins are not required. पिछले केस में हमने देखा था कि अगर हमें एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट सेव करना है तो 2 इंसर्ट क्वेरी, डिलीट करना है तो 2 डिलीट क्वेरी, अपडेट करना है तो 2 अपडेट क्वेरी, लोड कराना है तो 2 टेबल को ज्वाइन करना पड़ रहा था। अब अगर मुझे एक एम्प्लॉय को सेव करना है तो एक टेबल में एक इंसर्ट क्वेरी चल जाएगी, अपडेट करना है तो उसमें अपडेट क्वेरी चल जाएगी, डिलीट करना है तो डिलीट क्वेरी, एक टेबल में एक ही क्वेरी चलेगी। सेम स्टूडेंट के केस में होगा। पहली अप्रोच से सेकंड अप्रोच से ये बेटर अप्रोच है परफॉर्मेंस के हिसाब से, लेकिन इसमें भी कुछ कमी है। डिसएडवांटेज में लिखेंगे, बता सकते हैं क्या कमी हो सकती है इसमें? देखने में ये सबसे पहले बढ़िया अप्रोच रखी है। क्या स्पेस साइज, एक डेटाबेस में कोई वो लिमिट होती है कि आप एक ही टेबल बनाएंगे? क्या प्राइमरी की कौन कह रहा नॉर्मलाइज नहीं है? क्या डेटा थोड़ी रिपीट हो रहा है, कॉलम रिपीटेड है। अलग अलग टेबल में सेम कॉलम हो सकते हैं। अब आप कोई भी टेबल बनाए उसमें आईडी नाम का कॉलम रखते हैं तो वो तो रिपीट हो गया, फिर एक ही टेबल में रखो आईडी। ऐसा कोई कॉपीराइट है कि मैंने टेबल बनाई बस उसी में आईडी रहेगा और किसी में नहीं रहेगा? मेरे अपनी रिक्वायरमेंट है, एंटिटी की क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं टेबल बनाऊंगा। ऊपर एक डायग्राम बना हुआ है, वहाँ डायग्राम से पता चलता है एम्प्लॉय एक पर्सन है, स्टूडेंट एक पर्सन है, यानी कि ऑब्जेक्ट डोमेन में आपके जो एंटिटीज है उनमें कोई रिलेशन था। जब आपने उसे डेटाबेस में सेव किया, केवल स्टेट सेव की, रिलेशन लॉस्ट हो गया। अब इन टेबल में आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। इससे पहले वाली 2 अप्रोच में ऐसी कोई समस्या नहीं थी। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग। हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट की स्टेट सेव नहीं करनी है, उसका दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है वो भी सेव करना है। तो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डिसएडवांटेज में ओनली द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेव्ड, द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेव्ड, देयर रिलेशन इज लॉस्ट। फुल स्टॉप के बाद कंटिन्यूएशन में लिखेंगे, फॉर दिस रीजन दिस अप्रोच इज नॉट सपोर्टेड, this approach is not supported by all ORM frameworks। इसमें केवल स्टेट सेव होती है, रिलेशन लॉस्ट हो जाता है। अब हमें दोनों सेव करने थे, इसमें केवल एक काम हो पाता है। इसकी वजह से इस अप्रोच को सारे ORM फ्रेमवर्क सपोर्ट नहीं करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अभी हम हाइबरनेट की API का यूज़ करके कम्युनिकेट कर रहे हैं। हाइबरनेट इस अप्रोच को सपोर्ट करता है। बाद में हम पढ़ेंगे JPA। जब मैं JPA पढ़ेंगे तो मैं एक और ORM फ्रेमवर्क टॉपलिंक का यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। यही प्रोग्राम हम दोबारा से अभी हम XML के थ्रू कर रहे हैं, फिर एनोटेशन के थ्रू करेंगे। जब टॉपलिंक के थ्रू करेंगे तो आपको पता चलेगा टॉपलिंक इस अप्रोच को सपोर्ट नहीं करता है। वहाँ मैसेज आ जाएगा दिस अप्रोच इज़ नॉट सपोर्टेड। ऐसी और दूसरे फ्रेमवर्क्स हैं जो इसे सपोर्ट, नॉर्मली 2 अप्रोच ज़्यादा यूज़ होती है, या तो फर्स्ट 3 अप्रोच हैं आपके पास, तीनों के प्रोस एंड कॉन्स बता दिए गए। अगर आपको नोट नल कंस्ट्रेंट कहीं ना लगानी हो, यहाँ पर देखना उसमें स्विच होगा एक बार ऑन ऑफ का, वहाँ से दबा देना, ये स्विच दिखाई दे रहा है, ऑन ऑफ का ये कोई दूसरा है। और एक बार यहाँ से बंद करके हमारे पास पर्सन्स नाम की एक टेबल है फर्स्ट अप्रोच के लिए। आईडी, नेम, जॉब, सैलरी, कोर्स फी एंड पर्सन टाइप, ये फील्ड्स हैं इसमें। पर्सन टाइप इंटीजर है, बाकी अपने डेटा मेंबर्स के हिसाब से हैं। मैं एक बार इस टेबल को एम्प्टी करा दें, कोई रिकॉर्ड नहीं रहा होगा इसमें। नया प्रोजेक्ट हमने बनाया है इजे मैपिंग नाम से, नीट की जा रहा है। उसके बाद पहले क्लास बना देते हैं, बाद में मैपिंग के बाद डेटा मेंबर्स, कंस्ट्रक्टर, गेटर और सेटर मेथड हमने इसमें डिफाइन कर दिए। अभी क्लास बना देते हैं। क्लासेस बन गई तीनों। अब हमें मैपिंग करनी है। 3 अलग अलग तरह से मैपिंग हो सकती है, या मैपिंग फाइल का नाम मैं स्ट्रैटेजी के बेस पे रखूँगा। सबसे पहले सिंगल टेबल .htm.xml, ऊपर क्लास से मैपिंग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। अब हमारे पास क्लास का नाम पर्सन है, लेकिन टेबल्स का नाम अगर आप देखें तो क्या है, पर्सन्स।
जब क्लास और टेबल का नाम अलग अलग हो तो यहाँ पर आपको टेबल बताना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आपने आईडी बताया, यहाँ पर आप बताएंगे कॉलम का नाम बताएंगे, पर्सन टाइप का टाइप बताएंगे INT। अब अगर ये डिस्क्रिमिनेटर कॉलम है तो इसकी पर क्लास कोई वैल्यू होनी चाहिए। इस क्लास के लिए इसकी क्या वैल्यू है वो बताएंगे। यहाँ पर हमने एज्यूम किया था पर्सन के लिए इसकी वैल्यू 1 है, यानी कि 2 एट्रीब्यूट बढ़ गए अब क्लास में, एक टेबल और एक डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू। एक डिस्क्रिमिनेटर कॉलम नाम की एडिशनल प्रॉपर्टी यहाँ पर बढ़ गई। ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, आईडी के तुरंत बाद डिस्क्रिमिनेटर आएगा, बाद में बाकी की प्रॉपर्टीज आएंगी। बाकी की प्रॉपर्टी क्या है, केवल आईडी और नेम 2 चीज़ थी। अब ये जो चीज़ थी ये किसी दूसरी क्लास में थी, वो क्लास इसकी एक सब क्लास थी। इसी के अंदर लिखेंगे सब क्लास, क्लास का नाम बताएंगे। अगर ये सब क्लास है तो इसके लिए भी डिस्क्रिमिनेटर की कोई वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट भी उसी टेबल में जाएंगे। इसके लिए हमने वैल्यू बताई। अब इसके लिए टेबल बताने की रिक्वायरमेंट नहीं। सब क्लास का मतलब अब यहाँ पर जो जिस टेबल में इसके ऑब्जेक्ट जाएंगे उसी में इसके ऑब्जेक्ट जाएंगे। तो इसकी एडिशनल प्रॉपर्टी थी वो केवल यहाँ पर मैप कर देंगे और बार लिख देंगे। इसके लिए क्या बताएंगे, ठीक बात सबको समझ में आती है। तो CFG फाइल है, इसे रेफर करा देते हैं, सिंगल टेबल डॉट HPM डॉट। अब धीरे धीरे आपको हाइबरनेट का मतलब समझ में आएगा। यहाँ पर आपकी क्लासेस में इसे रिलेशन है, आपने 3 अलग अलग क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए, सेव मेथड में पास किया, जो मैपिंग बताई थी उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप सेव कर देगा। हमने क्वेरीज डिस्प्ले कराई हुई थी, जिससे हमें पता चलेगा उसने क्या क्वेरी एग्जीक्यूट कराई। पहली बार पर्सन में नेम, पर्सन टाइप एंड ID, दूसरी बार नेम, जॉब, सैलरी, पर्सन टाइप एंड ID, और तीसरी बार नेम, कोर्स फी, पर्सन टाइप एंड ID। टेबल का नाम क्या था, पहले केस में ID, नेम, बाकी सारी चीज़ एम्प्टी, पर्सन टाइप 1। दूसरे केस में ID, नेम, जॉब, सैलरी, बाकी चीज़ें एम्प्टी, एंड देन 2 3C, कोर्स एंड फी, बाकी चीज़ें एम्प्टी, पर्सन टाइप। बात समझ आई। केवल ये मैपिंग फाइल नोट कर लीजिए, क्लास का स्ट्रक्चर आपने नोट कर ही लिया था पहले ही। मेन चीज़ ये है सिंगल टेबल अप्रोच के केस में क्या मैपिंग होगी।
कॉन्फ़िगरेशन में ही तो चेंज करना पड़ेगा। तो आप कैसे भी एक सिंगल क्लास होगा तो भी वही कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करना पड़ेगा। इनहेरिटेंस नहीं भी है, क्लास मैंने बनाई, आज 2 डेटा नंबर रखे, कल को एक और ऐड कर दिया, या कॉन्फ़िगरेशन में नहीं बताना पड़ेगा? टेबल में भी ऐड करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन में भी ऐड करना पड़ेगा। सीखेंगे, पहले XML के थ्रू सीख लें, जब XML के थ्रू सारा काम करेंगे फिर सारा काम एक बार एनोटेशन के थ्रू करेंगे। हो गया? नॉर्मल सेव करने वाला प्रोग्राम है जिसमें सारी क्लास के ऑब्जेक्ट एक एक बना के सेव कर लिया है। हो गया? नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे अब joined hyphen subclass XML element in the mapping of joint table mapping कर लीजिए in joint table mapping in place of subclass XML element XML sub element is used XML sub element of joint hyphen subclass XML sub element of joint hyphen subclass to specify the column of the subclass which receives primary key of the superclass table। 2 चेंज केवल आपको करने हैं, तो दोनों चेंज पहले लिखा दिए, अब करके दिखाता हूँ। स्ट्रैटेजी के नाम पे हमने एक और XML फाइल बना दी, इसे नाम रख दिया जॉइंट टेबल। अब पहले हम अपनी टेबल्स देख लेते हैं। अभी तक हम पर्सन्स टेबल को यूज़ कर रहे थे, अब हमारे पास 3 अलग अलग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास पर्सन नाम की एक टेबल है, इसमें केवल ID और नेम है। दूसरा हमारे पास ID है, जॉब है, सैलरी है। स्टूडेंट्स नाम की टेबल होगी, ID है, कोर्स है। तीनों टेबल को एम्प्टी कर देता हूँ। क्लास का नाम पर्सन है, टेबल का नाम भी पर्सन है। टेबल बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू इस केस में होगा नहीं, जो पहले एडिशनल चीज़ें हैं वो हटा दें। यूनिक आइडेंटिफायर ID है, दूसरा फील्ड नेम था, वो एज इट इज़ रहेगा। जहाँ पर सब क्लास लिखा था वहाँ पर क्या आ जाएगा, जॉइंट सब क्लास। इससे ये डिस्क्रिमिनेटर वाली चीज़ हट जाएगी। सब क्लास का नाम EMP है, लेकिन उसके लिए टेबल का नाम EMP नहीं है, टेबल का नाम था एम्प्लॉयज़। ऐसे ही यहाँ पर बेसिक काम था। जो सब क्लास की टेबल्स थी उनमें कितने कितने कॉलम्स थे, 3 तो उनके अपने डिक्लेयर डेटा मेंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे। एक फॉरेन की था, फॉरेन की बनाने के लिए अब यहाँ पर की नाम का XML एलिमेंट यूज़ करेंगे। इसमें सब क्लास जो टेबल है उसमें किस कॉलम में ये आइडेंटिफायर जाएगा वो बताएंगे। दोनों में हमने क्या नाम रखा हुआ था, अब आप चाहें तो उसका नाम बदल सकते थे। इसका मतलब है ये ID इस टेबल में भी ID नाम के कॉलम में जाएगा, प्राइमरी की फॉरेन की बन जाएगी। सेम वे में यहाँ पर रिलेशन बन गया। अब आपको सिर्फ यहाँ पर का नाम बदलना है। एक बार में एक ही मैपिंग आप यूज़ कर सकते हैं एक क्लास के लिए। देखिएगा दोबारा से वही प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराते हैं। कितनी इंसर्ट क्वेरी चली वो देखते हैं। पर्सन ऑब्जेक्ट के लिए ये एक क्वेरी, EMP ऑब्जेक्ट के लिए ये 2 क्वेरी, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए ये 2 क्वेरी। EMP का ID वाला ID और नेम यहाँ गया, जॉब सैलरी और ID यहाँ आया। ऐसे स्टूडेंट के केस में नेम और ID यहाँ, बाकी कोर्स की और ID यहाँ पर। पहले पर्सन की बात करते हैं। 3 ID हो गई, 1 2 3, नाम हो गया ABC। अब इसमें एम्प्लॉयज़ कौन सा है वो देखें। 2 ID वाला पर्सन एम्प्लॉय है, 3 ID वाला क्या होगा, बात समझ आई? हो गया? ये लिखेंगे क्या करना होगा। इन केस ऑफ टेबल पर क्लास मैपिंग, टेबल पर क्लास मैपिंग, ईच क्लास इज मैप्ड इंडिपेंडेंटली टू इट्स टेबल। कोई रिलेशन मैपिंग उसमें नहीं रखनी। जैसे यहाँ पर एक मेन क्लास है, उसके अंदर या तो हमने सब क्लास लिखा या फिर जॉइंट सब क्लास लिखा, यानी कि हम रिलेशन और स्टेट दोनों सेव कर रहे हैं। अब हम तीनों क्लास को बिल्कुल अलग अलग क्लास मान के मैपिंग करेंगे, आपस में उनका कहीं हमें रिलेशन शो नहीं करना है। अब की बार हमारे पास EMP नाम की एक टेबल है, पर्सन नाम की टेबल है। इसे दोबारा से तो देख लीजिए पहले। ID नेम जॉब सैलरी चारों फील्ड हैं इसमें। पर्सन
पर्सन को एम्प्टी कर देते हैं। पर्सन को पहले ही आप देख चुके हैं, 2 फील्ड हैं उसमें। स्टूडेंट है, आईडी नेम कोर्स की, इसमें भी 4 कॉलम। डिक्लेयर्ड और इनहेरिटेड दोनों तरह के डेटा मेंबर रखने थे। क्लास का नाम पर्सन, टेबल का नाम भी पर्सन, कुछ अलग से नहीं बताना पड़ेगा। इस क्लास की कहानी खत्म। यहाँ पर एक क्लास कंप्लीट हो गई, दूसरी एक अलग क्लास स्टार्ट की। क्लास का नाम EMP, टेबल का नाम भी EMP। टेबल के बारे में कुछ नहीं बताना पड़ेगा। अब इसमें 4 फील्ड की हमें मैपिंग करनी है, जॉब और सैलरी के साथ साथ ID एंड नेम। वो उस क्लास के लिए ID जनरेटर है, ये इस क्लास के लिए ID जनरेटर है। पुराना हमने अभी फाइल कॉपी की। EMP के केस में कितनी चीज़ें हो गई? ID नेम, जॉब एंड सैलरी। स्टूडेंट के केस में कितनी चीज़ रखनी पड़ेगी? ID नेम, कोर्स एंड फी। 3 क्लास की मैपिंग ऐसे की जैसे कि वो बिल्कुल अलग अलग क्लास हो, उनमें आपस में कोई रिलेशन ना हो। से आपको कमी भी समझ में आ जाती है कि इस अप्रोच में कमी क्या है। 3 बार ID अलग अलग लिखी गई थी, तो 3 अलग अलग टेबल से मैक्स ID फैच की गई, एक पर्सन में, एक EMP में और एक स्टूडेंट में। 3 क्वेरी चल गई। समझ आई? देख सकते हैं रिलेशन कोई मेंटेन नहीं है। इससे पहले पर्सन में 3 रिकॉर्ड थे, 1 2 3। इसकी बार कितने रिकॉर्ड हैं? क्योंकि पर्सन ऑब्जेक्ट एक ही था, एक EMP में मिलेगा और एक ऐसी स्टूडेंट में मिलेगा। तीनों की ID अलग अलग जनरेट हुई है, इसलिए तीनों की ID 1 1 ही रहेगी। तीनों टेबल एम्प्टी कर दी थी हमने। बात समझ आई? आसान वाला पार्ट आपका खत्म हो गया। इसे मैपिंग आसान थी, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना था आपको, वो आप सीख गए। पर केवल पर्सन की मैपिंग है। पर्सन वाली मैपिंग जो है फील्ड्स की, तीनों जगह रिपीट हो रही है। बहुत सारे जनरेटर हैं, अलग अलग RDBMS पैकेज अलग अलग जनरेटर सपोर्ट करते हैं। ये इंक्रीमेंट है, ये हर जगह चलेगा। मैं MySQL यूज़ कर रहा हूँ तो इसके साथ एक और यूज़ कर सकता हूँ, आइडेंटिटी, लेकिन वो ओरेकल में नहीं चलेगा। ओरेकल में मैं सीक्वेंस यूज़ कर सकता हूँ, MySQL में नहीं चलेगा। इस तरह से डेटाबेस टू डेटाबेस डिफर करता है। आप अपने भी बना सकते हैं। भैया समझ आती है बात? लाइट ऑन करेंगे। अब लिखेंगे हैज़ ए रिलेशन। लिखेंगे हैज़ ए रिलेशन बिटवीन एंटिटीज कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। 1 to 1, 1 to many, many to many, many to 1. Each of these relations can be unidirectional or bidirectional. In a unidirectional relation, only the owner entity contains the reference of owned entity. Only owner entity contains the reference of owned entity. Whereas in a bidirectional relation, both owner and owned contains the reference of each other. एज ए रिलेशन समझने के लिए सबसे पहले आपको 2 कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, ओनर एंटिटी और ओन्ड एंटिटी। एज ए रिलेशन वहां बनता है जहां आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट को एज ए मेंबर रखें। जिसके पास दूसरा ऑब्जेक्ट है एज ए मेंबर, उसे हम कहेंगे ओनर। जो ऑब्जेक्ट रखा गया है उसे हम कहेंगे ओन्ड। अब ये जो रिलेशन है ये 2 तरीके का हो सकता है। पहले केस में सिर्फ ओनर के पास ओन्ड का रेफरेंस है, ओन्ड के पास ओनर का कोई रेफरेंस नहीं है, यानी कि हम एक डायरेक्शन से काम करेंगे। मान के चलते हैं जैसे हमने कहा पर्सन हैज एड्रेस। अगर हमारे पास पर्सन ऑब्जेक्ट हुआ तो हम उसका एड्रेस पता लगा लेंगे, लेकिन एड्रेस से कभी पर्सन को नहीं खोजेंगे। अगर मुझे एड्रेस से कभी पर्सन को नहीं खोजना हो तो मेरा रिलेशन यूनिडायरेक्शनल रहेगा। लेकिन अगर मैं पर्सन से एड्रेस खोजना चाहूँ और एड्रेस से पर्सन खोजना चाहूँ तो दोनों को एक दूसरे का रेफरेंस देना पड़ेगा। यूनिडायरेक्शनल रिलेशन के केस में ओनर और ओन्ड फिक्स है, जिसके पास रेफरेंस है वो ओनर, जिसका रेफरेंस है वो ओन्ड। बाई डायरेक्शनल में आपको डिसाइड करना होगा मैपिंग से कि आप किसे ओनर बनाना चाहते हैं, क्योंकि दोनों के पास एक दूसरे का रेफरेंस है। बात समझ आ रही है? लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, इन ए बाई डायरेक्शनल रिलेशन only one entity can act as owner. The owner entity is decided with the help of configuration information, with the help of mapping information, with the help of mapping information. अब मैपिंग करते समय बताएंगे कौन सी पार्टी ओनर है। ओनर की जिम्मेदारी अलग होगी, ओन्ड की जिम्मेदारी अलग होगी। आगे लिखेंगे पहले, हाइबरनेट प्रोवाइड्स
following XML elements for the mapping of these relations. अगर आप देखें अभी आपने इसे रिलेशन की मैपिंग सीखी, दो नए XML एलिमेंट आपने सीखे, सब क्लास, जॉइंट सब क्लास, तीसरा नॉर्मल क्लास से अलग अलग मैप हो गया। अब हमारे पास चार तरह के इसे रिलेशन है, सॉरी हैज़ ए रिलेशन है, जिनमें यूनिडायरेक्शनल भी वो हो सकते हैं, बाई डायरेक्शनल भी हो सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो 8 तरह के रिलेशन होंगे, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल की मैपिंग अलग होगी और बाई डायरेक्शनल की मैपिंग अलग होगी। जब आप मैपिंग सीखेंगे तो पता चलेगा एक ही रिलेशन की एक से ज़्यादा तरीके से मैपिंग हो सकती है। मीन्स अगर हम बात करें 1 to 1 की तो वो 3 तरह से मैप हो सकता है। बाई डायरेक्शनल बनाने के फिर 3 तरीके होंगे, यानी कि उसमें एक मैपिंग में 6 तरीके हमें सीखने पड़ेंगे। 1 to many की बात करें वो 2 तरीके से मैप हो सकता है। मैनी टू 1 की बात करें तो वो एक तरीके से मैप हो सकता है। 1 to many हो या मैनी टू 1, उनमें कलेक्शंस होंगे। कलेक्शन लिस्ट हो सकता है, सेट हो सकता है, मैप हो सकता है। वो स्ट्रिंग वैल्यूड हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट वैल्यूड हो सकता है। बेस्ड की अलग मैपिंग होगी, ऑब्जेक्ट बेस्ड की अलग मैपिंग होगी, लिस्ट की अलग मैपिंग होगी, सेट की अलग मैपिंग होगी, मैप की अलग मैपिंग होगी। यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, मीन्स लेंथीनेस है। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है लेकिन चीज़ें लेंथी। उसके लिए बेसिकली 4 XML एलिमेंट दिए गए हैं जिनसे सारा काम होना है। उन XML एलिमेंट में भी 2 XML एलिमेंट ऐसे हैं जो एक ही काम करते हैं, केवल 2 XML एलिमेंट ऐसे हैं जो 3-3 काम करते हैं। 1 to 1, this XML element 1 to 1 relation between two entities. It does not specify how this relation is mapped in the database. How this relation is mapped in the database. ये सिर्फ दो ऑब्जेक्ट के बीच में 1 to 1 रिलेशन है, ये बताने के काम आएगा। वो रिलेशन टेबल में कैसे मैप किया गया है ये कुछ नहीं बताएगा उसके बारे में, उसके लिए कोई एक दूसरा XML एलिमेंट यूज करना पड़ेगा। सेकेंड होगा 1 to many. This XML element is used to create 1 to many relation between two entities. It does not specify how this relation is mapped in the database. This relation is mapped in the database many to 1. This XML element is used to create many to 1, 1 to 1 ब्रैकेट में लिखेंगे, with unique element, with unique attribute set to true, with unique attribute set to true, bracket closed. Relations, bracket के बाद, relations between entities. It also creates primary key foreign key relation between two database tables. देखिएगा ऊपर वाले जो 2 XML एलिमेंट थे वो बड़े सिंपल थे। वो एक 1 to 1 रिलेशन क्रिएट करने के काम आ रहा था, एक 1 to many रिलेशन क्रिएट करने के काम आ रहा था। ऊपर वाली चीज़ देखते हुए इससे भी लगता है कि इससे हम केवल मैनी टू 1 रिलेशन क्रिएट करेंगे, लेकिन इस XML एलिमेंट के साथ 3 काम जोड़ दिए गए हैं। नॉर्मल वे में ये मैनी टू 1 रिलेशन क्रिएट करने के काम आएगा। इसके पास एक एट्रीब्यूट दिया गया यूनिक, अगर हम उसकी वैल्यू ट्रू कर दें तो मैनी वाला पार्ट यूनिक मान लिया जाएगा। अगर मैनी वाला पार्ट यूनिक हो गया तो रिलेशन क्या हो जाएगा, 1 to 1। तो 2 तरह के तो ये रिलेशन क्रिएट करने के काम आएगा, 1 to 1 भी और मैनी टू 1 भी। ये तो इसका रिलेशन वाला काम हुआ, ऑब्जेक्ट वाला काम हुआ। उसके साथ साथ अब ये डेटाबेस लेवल पे भी काम करता है। इसी XML एलिमेंट का यूज करके आप 2 टेबल्स के बीच में प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशन बना सकते हैं, यानी कि कोई रिलेशन टेबल में कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है वो भी बता सकते हैं। फोर्थ लिखेंगे, दिस XML एलिमेंट is used to create many to many and 1 to many, ब्रैकेट में फिर वही लिखेंगे, set to true, relations between two entities is used to link an entity table to a relation table। 3 काम होंगे इससे। पहला काम ये मैनी टू मैनी रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा काम ये 1 to many रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। जिस तरह से यहाँ पर यूनिक एट्रीब्यूट था ऐसे यहाँ पर भी यूनिक एट्रीब्यूट है। वो यूनिक एट्रीब्यूट पहले पार्ट पे अप्लाई होगा, यहाँ पहले पार्ट पे अप्लाई हो रहा था, यहाँ भी पहले पार्ट पे अप्लाई होगा। यहाँ पहले पार्ट पे अप्लाई होने से रिलेशन बन जा रहा था 1 to 1, यहाँ बन जाएगा 1 to many। 2 तरह के रिलेशन रिप्रेजेंट होंगे। साथ में ये भी टेबल की मैपिंग बताएगा। अब अगर हम टेबल की बात करें, ऑब्जेक्ट में हमारे पास 4 तरह के रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन डेटाबेस में 2 ही तरह के रिलेशन हो सकते हैं 2 टेबल्स के बीच में, या तो प्राइमरी की फॉरेन की या फिर रिलेशन टेबल। मीन्स 2 टेबल्स को मैं आपस में 2 तरह कैसे जोड़ सकता हूँ, कोई तीसरा तरीका नहीं बनेगा।
पहला तरीका है एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरी टेबल में ले जाओ, वो हो गई प्राइमरी की फॉरेन की मैपिंग। दूसरा तरीका एक तीसरी टेबल बनाओ, इन दोनों की प्राइमरी की उसमें ले जाओ, उस तीसरी टेबल को कहा जाता है रिलेशन टेबल। तो जब मुझे प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशन बनाना होगा और वन टू मैनी या वन टू वन रिलेशन रिप्रेजेंट, सॉरी मैनी टू वन या वन टू वन रिलेशन रिप्रेजेंट करना होगा, मैं इस एक XML एलिमेंट का यूज करूंगा। जब मुझे वन टू मैनी या मैनी टू मैनी रिलेशन रिप्रेजेंट करना हो और उस रिलेशन को रिलेशन टेबल पे मैप करना हो तो मैं इसका यूज करूंगा। समझ आ रही है? जब मुझे वन टू वन रिलेशन रिप्रेजेंट करना हो लेकिन मैपिंग कुछ अलग करनी हो इनसे, तो मैं एक एलिमेंट ये यूज करूंगा, एक कोई अलग एलिमेंट यूज करूंगा इन सब से जो टेबल के बारे में बात बताएगा। समझ आ रहा है कुछ? इसने टेबल के बारे में कुछ नहीं बताया, इसने टेबल के बारे में कुछ नहीं बताया, इसने टेबल के बारे में प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशन बनाया, इसने एक टेबल को रिलेशन टेबल से जोड़ा, लेकिन वो जो टेबल को रिलेशन टेबल से जोड़ा है वो एक स्पेसिफिक रिलेशन को ध्यान में रख के जोड़ा है। वन टू वन के साथ वो चीज़ यूज नहीं हो सकती क्योंकि इससे वन टू वन रिलेशन रिप्रेजेंट नहीं होता है। अगर मुझे वन टू वन को रिलेशन टेबल से मैप कराना हो तो मैं वन टू वन यूज करूंगा, साथ में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट यूज करूंगा जो रिलेशन टेबल वाली बात करता होगा। समझ आ रहा है? अब ऐसे क्यों दिए गए हैं? कुछ एलिमेंट केवल रिलेशन वाले और कुछ टेबल वाले। इन ए हैज ए रिलेशन owner entity has following responsibilities: to save या to manage its own state, to manage its own state. Second, to manage the state of the owned entity, to manage the state of owned entity or entities. Third, to manage the relation. Owned entity has the responsibility of only specifying its relation to the owner, its relation to the owner. ओनर की 3 जिम्मेदारी होंगी, ओन्ड की 1 जिम्मेदारी होगी केवल। आपको समझ आएगा ये इस तरह के क्यों बनाए गए हैं। मान के चलते हैं मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, ए के पास बी का रेफरेंस है, एज ए रिलेशन हो जाएगा। अब ये रिलेशन मैं रिलेशन टेबल से मैनेज करना चाहता हूं। ये मेरे पास ए की टेबल हो गई, ये मेरे पास बी की टेबल हो गई और ये मेरे पास एक रिलेशन टेबल हो गई। अब आपको समझ में आएगा ओनर की क्या क्या जिम्मेदारी होगी। मैं केवल ए ऑब्जेक्ट को सेव कराऊंगा, ए के साथ बी का एक रेफरेंस है कि बी के 50 रेफरेंस है। ये रिलेशन वन टू वन भी हो सकता है, वन टू मैनी भी हो सकता है। जब मैं ए को सेव कराऊंगा, ए वाली पार्टी की जिम्मेदारी होगी कि वो ये बताए कि उसके अपने डेटा मेंबर्स किस टेबल में जाएंगे। ये हो गया पहला पार्ट, इसे अपनी स्टेट मैनेज करानी है। इसके पास अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है तो इसे ये बताना है वो कहाँ जाएंगे, यानी कि ओन्ड एंटिटी की स्टेट मैनेज करानी है, ये वाली बात बतानी है। और इसे ये भी बताना है कि इनके बीच में जो रिलेशन है वो डेटाबेस में कैसे मैनेज किया गया है, यानी कि इसे ये वाली बात भी बतानी है। कितनी क्वेरी चलानी पड़ेंगी, एक इंसर्ट क्वेरी यहाँ के लिए, एक इंसर्ट क्वेरी यहाँ के लिए और एक इंसर्ट क्वेरी यहाँ के लिए। ये इंसर्ट क्वेरी ओनर की स्टेट सेव करने के लिए, ये इंसर्ट क्वेरी ओन्ड की स्टेट सेव करने के लिए और ये इंसर्ट क्वेरी रिलेशन सेव करने के लिए है। दूसरा तरीका हो सकता है ऐसा, इसकी प्राइमरी की इसमें चली जाए या फिर इसकी प्राइमरी की इसमें आ जाए। दोनों केस में 2 टेबल आपस में जुड़ जाएंगी, रिलेट हो जाएंगी। इस केस में इस टेबल में सेव करना ओनर की स्टेट, इस टेबल में सेव करना ओन्ड की स्टेट, इस प्राइमरी की को इधर लाना या इसकी प्राइमरी की को उधर लेके जाना रिलेशन। ये सब किसकी जिम्मेदारी होगी, ओनर की। ओनर वाली साइड को ये बताना होगा कि मेरे फील्ड किस किस कॉलम में जाएंगे, किस टेबल के। साथ में उसे ये भी बताना होगा मेरा इसके साथ क्या रिलेशन है। उसे ये बताना होगा वो रिलेशन प्राइमरी की फॉरेन की पे मैप्ड है कि रिलेशन टेबल पे मैप्ड है। उसे ये भी बताना होगा जब मेरा ऑब्जेक्ट सेव होगा क्या ये ऑब्जेक्ट भी सेव होगा, या जब मेरा ऑब्जेक्ट डिलीट होगा तो क्या ये ऑब्जेक्ट भी डिलीट होगा। अगर डिलीट होगा तो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। बात समझ आ रही है? ओनर की जिम्मेदारी ज़्यादा है। ओनर वाली साइड में हमेशा इस तरह के एलिमेंट यूज होने हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, इसे सिर्फ ये बताना है कि मेरा इससे कोई रिलेशन है और वो रिलेशन कैसे मैप होना है। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो इस साइड में जाइए, इसकी मैपिंग देख लीजिए। मैनेजर वो है, मैं नहीं हूँ। बात समझ आ रही है? अगर मैं इस रिलेशन को बाई डायरेक्शनल बना दूं तो दोनों के पास एक दूसरे का रेफरेंस होगा,
अब जैसे इसे मैपिंग बतानी पड़ रही थी इसकी कि मेरा इसके साथ रिलेशन है, ऐसे इसे भी अब बताना पड़ेगा कि मेरे इसके साथ रिलेशन है, लेकिन इसे सिर्फ इतना ही बताना पड़ेगा। इसे ये नहीं बताना पड़ेगा कि वो रिलेशन कैसे मैप किया गया है, इसे ये नहीं बताना पड़ेगा कि जब मैं सेव होऊंगा तो वो भी सेव होगा। समझ आ रही है बात? उस केस में मान लीजिए इनमें 1 to 1 रिलेशन था, ए वाली साइड में तो मैं यूज करूंगा मैनी टू वन, उसमें यूनिक एट्रीब्यूट ट्रू कर दूंगा। इसका मतलब क्या होगा, ए का बी से कैसा रिलेशन है, 1 to 1। अब क्या ये केवल रिलेशन की बात करता है या कुछ और भी बात करता है? कुछ और भी बात करता है, प्राइमरी की फॉरेन की बात करता है। मैं बताऊंगा इसकी प्राइमरी की इसमें जाएगी या इसकी प्राइमरी की इसमें आएगी। कौन सी चीज मैनेज हुई, रिलेशन। ओनर की स्टेट मैनेज हुई, रिलेशन मैनेज हुआ, ओन की स्टेट अभी मैनेज नहीं हुई। इसके साथ कोई एक एट्रीब्यूट होगा कैस्केड, उसके साथ मैं बताऊंगा जो काम मैं इसके साथ कर रहा हूं वो इसके साथ होगा कि नहीं होगा। मीन्स अगर मैं इसे सेव कर रहा हूं तो क्या वो सेव होगा कि नहीं होगा। ओनर वाली साइड में हमेशा कैस्केड आएगा, ओनर वाली साइड में हमेशा टेबल की बात आएगी, ओनर वाली साइड में अपनी बात आएगी। इतनी चीज हो गई। अब जब मैं इसकी मैपिंग करने जाऊंगा तो इसके अपने डेटाबेस की बात बताऊंगा कहाँ मैप है, लेकिन वो इसे खुद यूज नहीं करेगा। इस साइड से जब कैस्केडिंग होगी तो वो यूज होगा। इस साइड में मैं इसका नाम बताऊंगा और लिख दूंगा 1 to 1। इसमें क्या लिखाया गया था कि ये क्या बताता है, ये बताता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में 1 to 1 रिलेशन है। तो इसने बता दिया मेरा ए के साथ कैसा रिलेशन है, वो टेबल में कैसे मैप हो रहा है, कुछ बताया, कैस्केडिंग जैसी बात कोई बताई। एक साइड में कैस्केडिंग आएगी, दूसरी साइड में कभी कैस्केडिंग नहीं आएगी। एक साइड में टेबल की बात आएगी, दूसरी साइड में टेबल की बात नहीं, केवल रिलेशन आएगी। इतने लोगों को बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं 1 to 1 से। लिखेंगे मैपिंग ऑफ 1 to 1 रिलेशन। 1 to 1 रिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी मैप्ड इन द फॉलोइंग थ्री वेज। जैसे इसे मैपिंग 3 तरीके से हो सकती थी, उसी तरह से 1 to 1 मैपिंग भी 3 तरीके से हो सकती है। सेम प्राइमरी की वैल्यू मैपिंग, प्राइमरी की फॉरेन की मैपिंग, रिलेशन टेबल मैपिंग। पहले लिखेंगे सेम प्राइमरी की वैल्यू मैपिंग। इन दिस अप्रोच ओनर एंड ओन्ड एंटिटी टेबल्स आर मैप्ड, owner and owned entity tables are mapped by using the same primary key values in the related records। यहां पर हमने 2 क्लासेस बनाई है, हेड ऑफ स्टेट एंड कंट्री। कैसा रिलेशन होता है कंट्री और हेड ऑफ स्टेट में, 1 to 1। एक कंट्री एक हेड ऑफ स्टेट, एक आदमी एक बार में कितनी कंट्री का हेड ऑफ स्टेट हो सकता है। समझ आ रही है बात? यहां पर अभी रिलेशन यूनी डायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है, क्लास देख के आपको पता चलेगा। कंट्री से आप हेड ऑफ स्टेट पता लगा सकते हैं कि उसका हेड ऑफ स्टेट कौन है, हेड ऑफ स्टेट से कभी नहीं पता लगा सकते वो किस कंट्री का हेड ऑफ स्टेट है। जब इसके पास भी मैं कंट्री टाइप का ऑब्जेक्ट रख दूंगा तो रिलेशन कैसा हो जाएगा, बाई डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल रिलेशन में ओनर पता लगाना बड़ा आसान है, जिसके पास दूसरे का रेफरेंस है वो ओनर। बाई डायरेक्शनल में हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम ओनर किसे बनाना चाहते हैं। जिसे ओनर बनाएंगे उसकी मैपिंग ज़्यादा होगी, जिसे ओन्ड बनाएंगे उसकी मैपिंग कम होगी। इसे 3 चीज़ों की बात बतानी पड़ेगी, उसे अभी केवल अपनी बात बतानी है, रिलेशन भी नहीं बताना है। ये है पहली अप्रोच। दोनों टेबल में प्राइमरी की सेम वैल्यूज यूज की जाएंगी। हो गया? अब ये अप्रोच हर जगह यूज नहीं की जा सकती, एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए अप्रोच दी गई है। देखेंगे दिस अप्रोच इज यूज्ड only when existence of owned entity depends on the owner entity। इसकी एक ड्रॉबैक है, दोनों में प्राइमरी की वैल्यू सेम है। अगर कल को मुझे इसका कोई रिलेशन किसी दूसरी टेबल के साथ बनाना हो, गड़बड़ हो जाएगी, वो रिलेशन इसके साथ भी बन जाएगा। अगर मैंने यहाँ से ये रिकॉर्ड डिलीट कर दिया तो ये भी डिलीट हो जाएगा फिर उसके साथ। अगर मैं चाहता हूँ कि इसका अपना भी कोई एग्जिस्टेंस हो, इसकी अलग प्राइमरी की बनेगी, फिर इन दोनों में कुछ अलग तरह से रिलेशन बनेगा। बात समझ आ रही है? जहां पर दोनों का एग्जिस्टेंस लिंक्ड हो एक दूसरे से, वहीं ये चीज यूज करेंगे। जहां दोनों का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो या दोनों में से किसी एक का भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो, वहां पर ये अप्रोच यूज नहीं की जा सकती। सेकेंड लिखेंगे प्राइमरी की फॉरेन की मैपिंग। इन दिस अप्रोच ओनर एंड ओन्ड एंटिटी टेबल्स आर लिंक्ड with the help of primary key foreign key relation। in it primary key
of the owned entity table is used as foreign key in the owner enter table, in the owner entity table. अब ये याद आपको रखना है, रिलेशन बदलेंगे। अब जैसे 1 to 1 है, इसमें भी प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशन होगा, 1 to many है तो उसमें भी प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशन होगा, लेकिन मतलब अलग अलग होगा उसका। 1 to 1 में जो ओन्ड एंटिटी है उसकी प्राइमरी की ओनर में जाएगी, जब यही 1 to many होगा तो फिर ओनर की प्राइमरी की ओन्ड में जाएगी। ओनर और ओन्ड इसलिए ध्यान रखने वाली चीज़ है, ये ओन्ड एंटिटी है, ये ओनर एंटिटी है। 1 to 1 में हमेशा ओनर की प्राइमरी, ओन्ड की प्राइमरी की ओनर में आएगी। पिछली अप्रोच से इस अप्रोच में अब आप अंतर देख सकते हैं, दोनों के पास अलग अलग प्राइमरी की वैल्यूज हैं। पहले दोनों में सेम प्राइमरी की वैल्यूज, ओनर में लिख नहीं रहा आपको प्राइमरी की 101 102 एज द एफके इन ओनर एंटिटी टेबल। ये अप्रोच वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ ओनर और ओन्ड का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो। अब उसकी अपनी अलग प्राइमरी की है, इसकी अपनी अलग प्राइमरी की है। ये इसके साथ साथ किसी दूसरी एंटिटी से रिलेशन बना सकता है, वो भी इसके साथ साथ किसी दूसरी एंटिटी से रिलेशन बना सकता है। हो गया। थर्ड अप्रोच लिखेंगे, रिलेशन टेबल मैपिंग। इन दिस अप्रोच ओनर एंड ओन्ड एंटिटी टेबल्स आर लिंक्ड with the help of a relation table which contains primary keys of both the tables as foreign key। एक एक्स्ट्रा टेबल बन जाएगी, ओनर और ओन्ड दोनों की प्राइमरी की उसमें आ जाएंगी। हो गया। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया, इसे रिलेशन कितने तरीके से मैप हो सकता है। अब इसके लिए हमें क्या मैपिंग इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी वो हमें सीखना है। इसे रिलेशन कितने तरीके से मैप हो सकता है और उसके लिए क्या मैपिंग देनी पड़ेगी वो आप सीख चुके हैं। अगर आप जो मैंने एग्जाम्पल कराए उनके अलावा अपनी तरफ से कुछ क्लासेस लीजिए। क्लासेस आपकी होंगी, टेबल्स खुद आइडेंटिफाई करिए, मैपिंग इन्फॉर्मेशन खुद दीजिए, तीनों तरीके से करके देखिएगा तो आपको आएगा। जब तक आप मेरा ही एग्जाम्पल यूज़ करेंगे आपको कुछ नहीं आएगा। समझ आ रही है बात? कल इसके लिए क्या मैपिंग करनी होगी वो देखिए।